और एक्चुअली ये चीज़ सिर्फ प्रोजेक्ट पे अप्लाइड नहीं होती, मतलब आप अपने रिज्यूमे में जो कुछ भी डाल रहे हो तो आप उसके लिए पूरे नॉलेज रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी चीज़ डाल दी और आपको उसमें बारे में छोटा सा ही पता है तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो इसलिए रिज्यूमे पे बहुत खास ध्यान देना पड़ेगा इस मामले में। हेलो एवरीवन, मैं राम राजपूत आईआईटी गुवाहाटी एमएससी स्टूडेंट। गाइस, आज अपने साथ हैं एनआईटी वारंगल से दो सीनियर्स, हर्ष खंडेलवाल एंड पार्थ गुप्ता। गाइस, दोनों को पैकेज लगा है हर्ष खंडेलवाल का 32 LPA इन द ओरेकल और पार्थ गुप्ता का पैकेज लगा 16 LPA इन द आईसीआई बैंक। तो आज दोनों से जानेंगे कि यार उन्होंने कैसे क्या प्रिपरेशन करी है, और दोनों ने साथ में प्रिपरेशन करी थी। दोनों ने मतलब अपनी जो प्रिपरेशन बहुत ही कम टाइम में करी, आई थिंक 3 to 4 मंथ ही इन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। तो पूरा इनसे जाने कि यार इन्होंने कैसे क्या प्रिपरेशन करी है। और इनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था। जनरल स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाती है कि यार हमारा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, तो हमारा क्या प्लेसमेंट वगैरह होगा कि नहीं होगा। तो यार आज आपके सामने दोनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वगैरह नहीं था, तो ये पूरा आपको डिटेल वगैरह बता देंगे कि यार कैसे क्या अपने को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से क्या करनी चाहिए। और इस बार एनआईटी वारंगल का, जैसे मेरे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 34+ स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है और 22+ स्टूडेंट्स साइंटिफिक के और 10+ स्टूडेंट अपने अप्लाइड के हैं। तो मतलब दोनों में प्लेसमेंट अच्छे हुए हैं इस बार। तो मैं सबसे पहले हर्ष भैया से जानना चाहूँगा कि आपकी प्रोफाइल के बारे में बताएं और आपकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताएं मुझे स्टडी से। एंड गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर करा गया अनअकैडमी के द्वारा। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है यदि आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और मैंने भी यहीं से प्रिपरेशन करी थी आईआईटी एग्जाम की। और यदि मैं लास्ट ईयर डेटा की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट जो सिलेक्शन दिए हैं आईआईटी एग्जाम में वो दिए हैं अनअकैडमी ने। और यदि आप 2023-24 की यदि आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर। 28% डिस्काउंट मिलेगा आपको सारे कोर्सेज पर। और यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर बेस्ट चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट आपके एजुकेटर्स वगैरह मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर आपके पास चॉइस रहेगी कि आप एक सब्जेक्ट 3-4 फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो। और रेगुलर यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस रहती है, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से फिर आपका स्टैटिक्स वगैरह हो। और यहाँ पर ये टेस्ट सभी फ्री रहते हैं, वेदर आप यहाँ का सब्सक्रिप्शन लो चाहे नहीं लो, और आप इन टेस्ट में एनरोल हो सकते हैं। ये रहती है कि ये जो टेस्ट रहते हैं वीकली रहते हैं और ये यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो गैसेस स्टेट का अभी टेस्ट होने वाला है 12 और 26 को, 5 का तो हो चुका ही है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास मेजर माइनर टेस्ट भी होता है जहाँ पर आपका फुल सिलेबस भी आता है। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है यदि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और गाइस, यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो थोड़ा लेट, तो मैं इसका, यदि आप जानना चाहते हो कि ज्वाइन करना हो तो कोड कैसा क्या यूज़ करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो यदि मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, डेट इज़ द अनअकैडमी। सॉफ्टवेयर प्रोफाइल है, मेरा प्लेसमेंट ऑरेकल में हुआ है, ऑरेकल की सर्वर टेक्नोलॉजीज़ में एज अ मेंबर टेक्निकल स्टाफ। तो अभी जो मेरा बिजनेस यूनिट है वो है कॉर्प आर्किटेक्चर। तो मेनली हमने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अप्रैल के अराउंड, अप्रैल या फिर मई कह सकते हैं। तब स्टार्टिंग में हमने पहले लैंग्वेज सीखी एक C++। फिर C++ सीखने के बाद फिर हमने DSA पे गए, DSA की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। जो उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर हम हैकर रैंक और GFG को यूज़ करते थे। और भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती थी तो फिर हम आपस में शेयर कर लिया करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह शेयर कर लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त पूरा कम्प्लीटली लॉकडाउन था। और फिर अराउंड जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग में हमने फिर प्रोजेक्ट, ऊप्स, DBMS, SQL और एप्टीट्यूड वगैरह करना स्टार्ट करा था। और बस इतना ही था, यानी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। बट मेन जो फोकस था उधर DSA के ऊपर। जो DSA टाइम टेकिंग चीज़ थी, उसके अंदर क्या होता गया कि उसको प्रैक्टिस करना बहुत वो होता था, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी उसके लिए। तो उसकी प्रैक्टिस में ही ज़्यादा टाइम लगता था, बाकी इतना ऐसा हार्ड नहीं था, इतना ईजीली कर सकते हैं सर। ठीक है। तो मेनली आपका ही कहना है कि अपने को DSA पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है यदि प्लेसमेंट ओरिएंटेड अपन जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आपने बताया हैकर रैंक के बारे में बताया, और कहाँ से बता सकते हैं कर सकते हैं प्रैक्टिस? और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स है, जैसे लीड कोड है, कोड शेफ है, बट मैंने प्रेफरली 2 ही करे थे, GFG और हैकर रैंक, गिग्स फॉर गिग्स। ठीक है। ना पार्थ भैया, आपके प्रिपरेशन के बारे में बताया। वैसे आपने दोनों साथ में अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो आप कुछ बताएं आपके बारे में। हाँ, मेरा एक्चुअली ICICI बैंक में प्लेसमेंट हुआ है
जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पे उन्होंने हायर किया है और उसमें उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी ग्रुप में डाला है, जिसमें मेरा काम मेनली बैकएंड डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग में रहेगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसी था हमारा कि हम लोग साथ में प्लेसमेंट की तैयारी करा करते थे और वही जैसा हर्ष ने बताया कि हैकर रैंक और मेनली जीएफजी पे काम करा करते थे। लेकिन ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्योंकि हम लोगों को उसमें समझ में आ गया। लेकिन मेनली लोग मैंने देखा और अच्छी तैयारी पे जाते हैं तो वो लीड कोड शेफ भी करते हैं, तो वो और अच्छी बात है अगर उस पर जाते हो तो लेकिन हमने जो तैयारी करी थी वो वहीं तक रहे थे। उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके टॉपिक वाइज सॉल्व करना, वीडियोस देखना और फिर टॉपिक को समझ के उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। तो ऐसी हमारी तैयारी रहा करती थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस बार एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट के बारे में आप कुछ बताएंगे, कैसा क्या प्लेसमेंट रहा, मतलब सभी स्टूडेंट का। हर्ष भैया आप बताएंगे। इस बार अराउंड 34 प्लेसमेंट गए हैं, जिसमें जेनपैक्ट सबसे ज़्यादा लेके गई है। करीब 8 स्टूडेंट्स का जेनपैक्ट में हुआ है, अराउंड 11.4 LPA के। फिर सिटी बैंक है 3 स्टूडेंट्स का, अराउंड 12 LPA। फिर कॉलिन एरोस्पेस है अपनी, करीब 5 स्टूडेंट्स को लेके गई है। ये थी जो कंपनीज MSc के बहुत अच्छा वो लेके गई है, यानी क्वांटिटी में लेके गई है। बाकी और भी कंपनीज थी जैसे फेडरल बैंक है और हाँ बायजूस, इसके बाद इंसेंचर अपने पास हो गई है। हाँ बायजूस है, इंचर है। ठीक है, बाकी मैं लिस्ट वगैरह सेंड कर दूँ उससे, अभी सबको मैं सेंड कर दूँगा कि कौन कौन सी कंपनी का कहाँ पर मतलब प्लेसमेंट में अभी आई थी। और 2000 इसके पहले जो बेच थी 2019-21 के बेच में लगभग 18+ स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, और इस बार 34+ स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। और ऑन एवरेज बात करें एनआईटी वारंगल का तो लगभग 10 LPA गया है, आई थिंक मैंने जो कैलकुलेट करा है। तो कह सकते हैं कि इस बार एनआईटी वारंगल का जो प्लेसमेंट हुआ है कुछ आईआईटी से भी बहुत अच्छा गया है, आई थिंक, है ना। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी का अपन कंपेयर करें तो लगभग 20 LPA गया है एवरेज, बट एनआईटी वारंगल इज़ द बेस्ट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट का ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है एनआईटी वारंगल की। और यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर भी आई थिंक बेस्ट है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड द अप्लाइड, जिसमें जो स्टूडेंट का इंटरेस्टेड रहता है। एक क्वेश्चन और मुझे मिला था कमेंट सेक्शन में, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, कि स्टूडेंट यदि टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा दोनों के लिए, अप्लाइड या फिर साइंटिफिक, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब तो हमारी क्लास से भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था FIITJEE 16 LPA, और एक अप्लाइड से भी हुआ था बायजूस में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे अप्लाइड ले या साइंटिफिक, दोनों में दोनों आती है कंपनी, दोनों को अलाउ करती है। ठीक है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सब ठीक है, टीचिंग के लिए। ओके, तो सेकंड मुझे हर्ष भैया आपसे पूछना है कि एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बताइए कि प्लेसमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा ये भी बताएं कि कितने क्या राउंड होते हैं जनरली कंपनी में, और आपके कितने क्या होते हैं, और आपने जो कोडिंग के मतलब कितने क्या क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे थे क्वेश्चन। NITW में ऐसा होता है कि मेनली अगस्त के, यानी जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ तब से कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। और कंपनीज आती हैं, फिर अपन को एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन टेस्ट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब जो मेरा हुआ था ऑरेकल में, उसमें हुआ था पूरा MCQs डिपेंड हुआ था, बेस्ड हुआ था, जिसके अंदर करीब 120 क्वेश्चंस थे या फिर 117 क्वेश्चन थे, 120 मिनट में करने थे। जो पूरे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कोडिंग, नॉट कोडिंग, बेस्ड ऑन कोडिंग MCQs, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, और इंग्लिश सबको कवर कर रहा था। उसके बाद फिर ये तो ऑनलाइन टेस्ट का था। फिर उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यूज़ के हुए थे, 3 इंटरव्यूज़ हुए थे, उसमें टोटल 40-40 मिनट के 3 इंटरव्यूज़ हुए थे। उसके अंदर फिर कोडिंग के क्वेश्चंस करवाए थे मुझसे। मेरे ऑनलाइन टेस्ट के अंदर कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं कराए थे। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी किस में कोडिंग क्वेश्चन करा रहे हैं। जनरली वैसे सॉफ्टवेयर की कंपनी आ रही है तो उसमें कोडिंग क्वेश्चन करवाएंगे स्टार्टिंग में। तो बाकी मतलब जनरली आपने बताया कि हाँ भैया, और आपके कैसे क्या राउंड हुआ था आप बताएंगे पार्थ भैया, मतलब प्लेसमेंट प्रोसीजर का। हाँ, इसमें भी ऐसा रहता है, जैसे पहला राउंड तो वही MCQ रहा था पूरा, जिसमें मुझे याद नहीं है अप्रॉक्सीमेटली कितने MCQs थे।
बट पूरा कोडिंग बेस्ड था, जिसमें अंदर लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS और इन सब पे सारे क्वेश्चंस थे, पूरे प्योरली सिर्फ MCQs थे, कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं था। और इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू लिया। एक्चुअली होता क्या है, जब कंपनी किसी मास हायरिंग के लिए आ रही होती है तो वो जनरली वहाँ पे थोड़ा क्रैक करना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती उस समय जब वो मास हायरिंग के लिए आ रही है। तो एग्जैक्टली सेम ICICI का रहा था। तो उसका एक ही इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कोडिंग प्लस HR इंटरव्यू दोनों ले लिया, जिसमें उन्होंने पहले 15 मिनट में सिर्फ कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा कि तुमने अपने प्रोजेक्ट में क्या करा है और तुमने इसके बारे में कुछ बताओ और ये सब वगैरह। और फिर उन्होंने बाद के 15 मिनट में उन्होंने थोड़ा HR राउंड लिया, दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करा कि ये हमारे HR हैं, अभी आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझसे फैमिली के बारे में, अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में पूछा और इतना रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर करी थी फाइनल। जनरली एक क्वेश्चन और ज़्यादा पूछा गया है मेरे से कि आपने क्या CPI कुछ मैटर करते हैं क्या प्लेसमेंट के लिए? हाँ, CGPA बहुत मैटर करता है। तो स्टार्टिंग में कंपनीज आती हैं वो 7+ है, तो स्टार्टिंग में कंपनीज आती हैं वो 7+ CGPA को अलाउ करती है ज़्यादातर। बट ये ऐसा नहीं है कि जिनकी 7 से कम है उनके लिए कंपनीज ही नहीं है, उनके लिए थोड़ा बाद में कंपनीज आती है, यानी करीब अराउंड 2 मंथ बाद कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है जो सबको अलाउ करती है। जब शुरुआत की तो अच्छी कंपनी होती है, उसमें से 90% तो 7+ को ही अलाउ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो 7.5+ भी अलाउ करेंगी, उससे भी नीचे नहीं लेंगे। वो कुछ ही होती हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी अगर तुम्हें सेफ जोन में रहना है तो 7+ भी अगर बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जनरली जो स्टूडेंट अभी NIT वारंगल लेना चाहते हैं उनको अभी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या कर ले? अभी थोड़ा ब्रेक है तो इस टाइम पर वो अभी उन्होंने जैम दिया है, जैम क्लियर करा है, थोड़ी सांस ले, शांति ले। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रखे हैं कि अभी उनका प्लेसमेंट होने वाला है, अभी जैसे कंपनीज आने वाली है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो थोड़ा शांति आराम से रहें, यानी हाँ प्रिपरेशन जरूरी है, अभी से करके रहेंगे तभी जाके अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, बट इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लें। तो मैं उनको ये कहूँगा कि हाँ एक लैंग्वेज स्टार्ट कर लें, 1 या 2 लैंग्वेज, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया। NIT वारंगल में स्टार्टिंग में पाइथन भी और C++ है, तो दोनों लैंग्वेज सीख सकते हैं आराम से, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैकर रैंक हो गया, GFG हो गया और लीड कोड हो गए, और भी बहुत सारे हैं वेबसाइट्स, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और DSA स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी अच्छी खासी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे और क्या गूगल पे भी सर्च करके वहाँ से भी अपन डॉक्यूमेंट्री पढ़ सकते हैं GFG वगैरह पे। तो अभी तो इतना ही कर लें, वही बहुत है। बाकी NIT वारंगल में आएंगे तो उनके सीनियर्स उनको गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ये भी बहुत ज़्यादा है इतने टाइम के लिए, बट ये सफिशिएंट है, अभी इतना पढ़ो वो बहुत है। ये भी बहुत ज़्यादा है इतने टाइम के लिए, बट ये सफिशिएंट है, अभी इतना पढ़ो वो। ठीक है, ओके। तो अगला आप अपने थोड़ा कैंपस लाइफ के बारे में बताया कि कैसा क्या रहा आपको NIT वारंगल का? हाँ, हर से नहीं, कैंपस लाइफ तो वहाँ की बहुत अमेजिंग है। मतलब आप जाओगे तो आप शुरुआत से एंजॉय करोगे, प्लस आपको थोड़ा सा पढ़ाई का भी लोड रहेगा। टीचर्स वहाँ के आपके ऊपर कंसिस्टेंट लोड बना के रखेंगे, लेकिन आपके ऊपर थोड़ा सा एन्जॉयमेंट का भी टाइम देंगे आपको, ऐसा नहीं है। और प्लस वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जहाँ चाहें एंजॉय कर सकते हो। कोई क्लब हो, कोई सोसाइटी हो, आपको जिम ज्वाइन करना है, कुछ भी, मतलब आपके फेवरेट आपकी चॉइस के ऊपर है। प्लस सबसे ज़्यादा जो किसी को अट्रैक्ट करेगा वो तो क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ होता है, बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ रहता है वहाँ पे। रात में होगा सबसे, मतलब जो होता है ना लोगों का एक फेवरेट अट्रैक्टिव पॉइंट, कि रात में 11-1-2 बजे तक वो रहेगा, तो मतलब पूरा आपको फील आएगा कि आप एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा है। और बाकी सब अच्छे से इंटरेक्टिव है, आपके सीनियर्स बहुत आपसे इंटरेक्टिव रहेंगे, आप उनसे जब जाके पूछ लो। आपके टीचर्स भी, अगर आप साइंटिफिक में जा रहे हो तो मेजरली तो वो एक्चुअली थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहता है। तो अगर आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग में जा रहे हो तो टीचर्स भी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, आपको थोड़े एक्सरसाइज समझ लो रिलैक्सेशन देंगे, ताकि आप अपनी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर सको, ना कि आप अपने एकेडमिक्स में फंसो। तो ये एक थोड़ी अच्छी प्लस पॉइंट रहता है। दैट्स इट। ये एक थोड़ी अच्छी प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है।
ओके, हाँ, और एक और क्वेश्चन मेरा पूछना था कि जनरली स्टूडेंट को कितने क्या प्रोजेक्ट वगैरह बनाना चाहिए हर समय? रिक्वायर्ड है ही है कि एक प्रोजेक्ट तो बनाना ही बनाना है, और ये एक प्रोजेक्ट भी बनाओ जिस फील्ड में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ऐसे नहीं कि एक प्रोजेक्ट है, अगर तुम सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमने मशीन लर्निंग वगैरह में प्रोजेक्ट बना लिया तो फिर थोड़ा तुमको फिर मशीन लर्निंग भी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, कि कंपनीज जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है वो फिर मशीन लर्निंग से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तुमको मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए उसके लिए। तो अगर तुम सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन करते हो कोशिश करो कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोजेक्ट बनाओ। और एक्चुअली ये चीज़ सिर्फ प्रोजेक्ट पे अप्लाइड नहीं होती, मतलब आप अपने रिज्यूमे में जो कुछ भी डाल रहे हो तो आप उसके लिए पूरी नॉलेज रखने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी चीज़ डाल दी और आपको उसमें बारे में छोटा सा ही पता है तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो इसलिए रिज्यूमे पे बहुत खास ध्यान देना पड़ेगा इस मामले में। एंड लास्ट Suggestions तो में मैंने एनी दे दिए। सजेशन टू योर हाँ। जूनियर्स एंड बिगनर्स जो, हाँ, आपने इस जूनियर्स को तो बस यही सजेशन रहेगा कि अगर जा रहे हो तो अभी शुरुआत में तो बिल्कुल लोड मत लो, बस हाँ अभी थोड़े हंसी खुशी आराम से प्रिपेयर करो, अपना शुरुआत करो कोई लैंग्वेज वगैरह, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा आप लोड जो है उस पर डाल दो, जब समर वेकेशन आएंगी तो ही शुरू करूँगा, तब तक थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि वो टाइम होता है एकदम पीक पे रहने का अपने, वो पीक टाइम होता है और उसमें जितना मैक्सिमम अपना दे पाओ तो वो देना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम पे बेसिक की तैयारी कर रहे होगे तो वो नहीं चल पाएगा, तो बेसिक अपना तब तक तैयार रखो, लेकिन जैसे ही वो टाइम आएगा जब आपको 2 महीने का अप्रॉक्स टाइम मिलेगा तो उसमें अपना बेसिक जो होता है DSA पे क्वेश्चंस रहते हैं तो उस पर एकदम ग्रिप बनाओ अपने अच्छे से, और देन तो अगर कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है, शुरुआत में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कंपनी आएगी टाइम देगी तो कंपनी, अगर आप आगे की कंपनी में किसी में अप्लाई कर रहे हो तो तब तक भी टाइम रहता है आपके पास, तो काफ़ी टाइम मिलेगा, तो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो, सबसे बड़ी बात है, गैप बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, सबसे बड़ी बात, डीमोटिवेट भी नहीं होना है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत कंपनीज आएगी, एंड तक कंपनीज आ रही, अभी भी कंपनीज आएंगी इस मई तक, तो आपको वो रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना, बस पढ़ते रहना कंसिस्टेंट। सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे में जैसे अगस्त में जैसे हर्ष ने बताया उसका प्लेसमेंट हो गया था, अब आप सोच के देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने रहे, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, और अप्रॉक्स जितने बच्चे सब तैयारी कर रहे थे सीरियसली प्लेसमेंट की, उनका आई थिंक 80% सबका प्लेसमेंट हो चुका था जब तक, तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है उस टाइम पे कि अरे प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कंपनी आना बंद ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब हो भी सकता है लेकिन आप अपनी तैयारी बंद मत रखो, क्योंकि अगर बाई चांस कोई कंपनी आ गई और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो आप ही का नुकसान होगा इसके अंदर। तो वही था कि अपने उसका नोट्स बना के रखो, उनको रिवाइज़ करते रहो, और मेरा दिसंबर शायद 2 दिसंबर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तब जाके हाँ बहुत रिलैक्स मिला था उस समय। तो वही है, डिमोटिवेटिंग का सीन बिल्कुल नहीं रखना है। मैं तो इंस्टेड अपने दोस्तों को, हर्ष और बाकी ग्रुप पे उन लोगों को परेशान करता था, यार मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्या करूँ यार क्या करूँ, तो ये बहुत ख़राब सीन रहता है उस टाइम पे। लेकिन हाँ बस वही है कि तैयारी बना के रखो, भले ही मतलब भले ही परेशान हो, टेंशन लो, लेकिन तैयारी मत छोड़ो बिल्कुल। हाँ, एक क्वेश्चन और अभी जैसे कि आपने बताया, तो आप ये बताइए कि अपने को कंपनी को देखकर फोकस होते हुए प्रिपरेशन करनी है कि या फिर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? हर्ष भैया आप बताएं, आपने क्या ओरेकल कंपनी को जानकर मतलब पर्टिकुलरली ऐसा देखा था कि कभी कि यार मैं इसी कंपनी को फोकस होते हुए करूँ तैयारी? नहीं, मैंने ऐसा कि हो सके जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा देना है, बट फिर कितना भी प्लेसमेंट मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा बस। तो गाइस आई होप आपको पूरा डिटेल पता लग गया होगा NIT वारंगल के बारे में। एंड गाइस और सेकंड थिंग, ये मीटिंग हम डबल शूट कर रहे हैं, पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गई थी तो यार थैंक्स टू आवर सीनियर्स, और कोऑपरेट बहुत अच्छा करा दोनों ने यार, टाइम दिया। तो ओके गाइस, थैंक यू, और आई होप आप समझ चुके हैं कि यार NIT वारंगल का कैसा क्या सीन है, और यहाँ के प्लेसमेंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी है, और एक और वीडियो जो मैंने ऑलरेडी कृष्ण भैया के साथ बनाई दिया है, वहाँ पर आप पूरी जान सकते हो कि यार NIT वारंगल में एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए कैसा क्या है, और वहाँ पर 6 LPA की जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट को, उसके बारे में उन्होंने कुछ डिटेल वगैरह बताई है, तो आप वहाँ से जान सकते हो। तो ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, थैंक्स टू द हर्ष भैया एंड द पार्थ भैया।